चलिए मैं आपको सेशन स्टार्ट करने से पहले एक पेंगुइन के बारे में बताता हूँ कि सबसे पहले हम जानेंगे पेंगुइन। पेंगुइन ये न्यूज़ में क्या था, मतलब व्हाट वाज द न्यूज़। तो न्यूज़ ये था कि एक पेंगुइन जो है वो अपनी भीड़ से एक अकेला जाते हुए दिखाई दिया है, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग बात था, जो लोगों को बहुत ही जागरूक किया इस चीज़ के बारे में जानने के लिए, इस पेंगुइन के बारे में। तो आज मैं आ चुका हूँ, आपको बताता हूँ पेंगुइन के बारे में। तो ये सबसे पहले तो ये वीडियो जो है अभी का नहीं है, ये 19 साल पहले एक वीडियो क्लिप है जो कि डॉक्यूमेंट्री है। डॉक्यूमेंट्री का नाम था इनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड, जो कि एक जर्मन फिल्म मेकर है वर्नर हर्जोग, इन्होंने बनाया था। तो इस डॉक्यूमेंट्री का ही वो क्लिप है जो अभी वायरल हुआ है। अब ये अभी के दौर में तो कहीं ना कहीं से वीडियो निकल के आ जाती है और फिर उसके बाद वो वायरल हो जाता है। तो ये पेंगुइन जो है वो डेथ मार्च कर रहा था। इसको न्यूज़पेपर वालों ने डेथ मार्च लिखा है। डेथ मार्च मतलब जो पेंगुइन जा रहा था, तो ऐसा डॉक्यूमेंट्री में बताया गया है कि 60-70 किलोमीटर चलने के बाद जो है पेंगुइन का डेथ हो गया। तो एक तरीके का डेथ मार्च है, क्योंकि अपने कॉलोनी से दूर जा रहा है, तो जाहिर सी बात है कि अकेला सर्वाइव करता नहीं है। पेंगुइन जो है हमेशा एक ग्रुप में ही रहते हैं, ये इकट्ठा कॉलोनी में रहते हैं और हर का अपना एक यूनिक वॉइस होता है। इसी वॉइस से अपने पार्टनर को पहचानते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि जो पेंगुइन है ये मोनोगेमस होते हैं। मोनोगेमस ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मोनोगेमस क्या होता है? मोनो का मतलब होता है सिंगल। ये जहां भी आ जाए, मोनो इसका मतलब होता है सिंगल, और गेमस जहां भी आ जाए ये मतलब मैरिज से रिलेटेड चीजें होती हैं। मैरिज से रिलेटेड इसका मतलब सिंगल मैरिज, इसका मतलब एक ही पार्टनर के साथ ये रहते हैं। लेकिन जो मतलब पेंगुइन के भी अलग अलग स्पेसीज हैं, जैसे कि सबसे जो फेमस है वो है इम्पेरर। इम्पेरर पेंगुइन जो करके सबसे फेमस है। ये पेंगुइन जो है ये हमेशा सिंगल मतलब सिंगल पार्टनर के साथ ही रहता है हमेशा। और हालांकि ये अलग भी होते हैं तब जब इनका अंडा देता है। जैसे इसमें क्या है कि फीमेल ही जो है वही अंडा देती है, और मेल जो है वो अंडे को मतलब अंडे को जो है वो इंक्यूबेशन पीरियड में रखता है, उसको अपने पाउच में दबाकर, यानी पैर के नीचे एक पाउच उनका होता है, उसमें दबाकर ही रखता है, और 60 से 65 दिन तक ये खाता पीता नहीं है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और अमेजिंग फैक्ट है। तो चलिए, ये था हमारे पेंगुइन के बारे में। उम्मीद है आप सभी जान चुके होंगे कि अभी क्या न्यूज़ में था, पेंगुइन होता क्या है, ये कैसे कॉलोनी में रहते हैं। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो 60 से 70% अपना लाइफ है ये पानी में ही, वाटर के अंदर बिताते हैं। ये बहुत ही अच्छा डाइवर होते हैं, मतलब डाइवर्स यानी अंदर पानी के अंदर बहुत ही अच्छा ये स्विमिंग करते हैं, बहुत अच्छा स्विमर होता है, एक्सीलेंट स्विमर। तो अब अच्छा एक बात बताइए, आप अपने पेंगुइन को देखा होगा दो पैर पे ऐसे दो हाथ जैसे भी इनके जो है फेदर्स निकले होते हैं। तो इसका मतलब, चलिए हम थोड़ा सा आपको बताते हैं, आगे की तरफ ले चलते हैं। तो ये तो आप समझ चुके होंगे कि पेंगुइन क्या है, कहाँ रहता है, और ये कैसे कैसे चीज़ें अभी हुई है, न्यूज़ में क्या क्या आया है। अब हम आगे आपको ले चलते हैं। 1 मिनट और रुक जाइए। हाँ, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप ये समझ चुके हैं कि कहाँ होता है। अब ये देखिए, अब ये जो है इसके दो पैर होते हैं और दो हाथ जैसी चीज़ें होती हैं, ठीक है। इसके एक बीक होते हैं, चोंच जिसको हम बोलते हैं, चोंच होते हैं। तो आप ये बताइए कि ये किंगडम में, यानी एनिमल किंगडम में, ये इसको किस में रखा जाएगा। अब आप पूछेंगे एनिमल किंगडम क्या होता है। ये बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, बाद में आपको समझाऊंगा। अभी हम एनिमल किंगडम पे ध्यान देते हैं। तो एनिमल किंगडम जो है, मैं यहाँ देता हूँ, तो हम पढ़ने वाले हैं एनिमल किंगडम, ठीक है। एनिमल किंगडम। तो आप जो है अपना कॉपी कलम लेके रेडी हो जाइए, क्योंकि अब जो भी क्वेश्चंस में चीज़ें बताने वाला हूँ सब एग्जाम ओरिएंटेड है। एनिमल किंगडम के अंदर आता है दो, इसके अंदर आते हैं, इसको क्लासिफाई किया गया दो के अंदर, यानी इसके अंदर दो तरह के एनिमल्स पाए जाएंगे। एक तो इन्वर्टिब्रेट्स होंगे, इन्वर्टिब्रेट्स, और दूसरे होते हैं वर्टिब्रेट्स। अब ये क्या है भाई, इन्वर्टिब्रेट्स? तो इन्वर्टिब्रेट्स वो है जिसका मतलब होता है जो नो बैकबोन, जिसका कोई बैकबोन नहीं है। तो एनिमल किंगडम के दो भाग में डिवाइड किया है, इन्वर्टिब्रेट, एक वर्टिब्रेट। इसका मतलब नो बैकबोन, ये जो होता है, ये बैकबोन में लिख देता हूँ, और इसका मतलब होता है इट हैज बैकबोन, ठीक है। तो अब हम जानते हैं कि नो बैकबोन, तो इसके एग्जांपल जो है ये, जैसे कि आप एग्जांपल इसका देख सकते हैं, स्टारफिश हो गया, जेली फिश हो गया। तो अब देखिए आप, जो फिश होता है, नॉर्मल फिश,
उसके अंदर ये होते हैं, ये वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, जिसकी वजह से इसको हम वर्टिब्रेट्स में रखते हैं। जैसे फिश, जैसे कि टूना मछली हो गया, रोहू हो गया, अदर। लेकिन आप फिश समझ के कहीं ये गलती ना कर बैठे कि ये भाई वर्टिब्रेट है, क्योंकि फिश में आप समझते हैं कांटा है तो वर्टिब्रेट्स है, ऐसा नहीं है। ये जो स्टार फिश है, जेली फिश है, इन दोनों को इनवर्टिब्रेट्स में रखा है। इनके पास वर्टिब्रल कॉलम नहीं होता है, यानी कि वर्टिब्रल कॉलम यानी कि आप जनरल भाषा में बैकबोन समझ लीजिए, नहीं होता है। अच्छा, तो याद कैसे करेंगे? ये जेली से याद कर लीजिएगा। जेली जो है वो आपका जेल जैसा होता है, तो जेली फिश हो जाएगा, और स्टार फिश ऐसे करके कुछ याद कर लेना आप अपने हिसाब से, निमोनिक्स बना लेना जो भी हो। अर्थवर्म इसके एग्जाम्पल है, अर्थवर्म तो सब जानते होंगे, इसको तो बताने की जरूरत नहीं है। एंड ईटीसी कर लो आप, ठीक है। ऑक्टोपस भी इसी में आता है, ऑक्टोपस, ठीक है। और वर्टिब्रेट्स में जो है वो हमने देखा ये बैकबोन वाले हैं, जिसका फिश हो गया। तो वर्टिब्रेट्स को अब हम अच्छे से इसको पढ़ते हैं। हमें जो मेन पढ़ना, आज हम वर्टिब्रेट्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और मैं आपसे पूछूंगा, आप खुद ही जवाब देना कि जो ये है पेंगुइन है, ये किस में आता है, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड ले लेता हूँ, चलो। तो अब हम पढ़ने वाले हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में। सबसे पहले क्या था? एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम के अंदर इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट। अब हम वर्टिब्रेट के बारे में पढ़ रहे हैं, वर्टिब्रेट्स, ठीक है। अब वर्टिब्रेट्स जो है, इसके बारे में हम समझते हैं। इसको जो है 5 भाग में बांटा गया है, 5 भाग में बांटा गया, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। इसको हम परम के नाम से आप याद कर लेना, परम, ठीक है। पहला है पीसेस, PIACES। दूसरा है एम्फीबिया। तीसरा है रिप्टाइल्स। तीसरा है रिप्टाइल्स। चौथा है एविज। और पांचवा है मेमेलिया। तो अब जो है एग्जाम में ये दोनों टॉपिक से बहुत सवाल पूछे जाते हैं, एविज और मेमेलिया से। बाकी मैं बताऊंगा आपको सबके बारे में। पीसेस में क्या होता है कि ये जैसे कि मछली जो होता है, पीसेस के नाम से फिश से आपको लगता होगा, पीसेस यानी फिश। तो इनके पास क्या है? अब फिश कैसे सांस लेता है पानी के अंदर? तो ये गिल्स इनके पास होते हैं। तो इनके पास जो पीसेस वाले जितने भी वो एनिमल आएंगे इनके अंदर, जिसके पास गिल्स हो। उसके बाद क्या है? फिन्स, इनके मूवमेंट के लिए फिन्स होने चाहिए, फिन्स हैं, ठीक है। उसके बाद इनका जो ये जो होते हैं कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड का मतलब है कि ये जो अपना बॉडी टेम्परेचर है खुद से मेंटेन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि इनका बॉडी टेम्परेचर पानी के बॉडी टेम्परेचर से, अगर पानी के अंदर है तो, या फिर सराउंडिंग के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल, अगर पानी का ये टेम्परेचर है 1 डिग्री सेल्सियस, तो इनका बॉडी का टेम्परेचर कितना होगा? 1 डिग्री सेल्सियस। अगर पानी का टेम्परेचर है, सपोज किसी भी पानी का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस, तो फिश का जो बॉडी का टेम्परेचर होगा वो भी 10 डिग्री सेल्सियस ही हो जाएगा। जबकि जो वार्म ब्लडेड होते हैं, जैसे वार्म ब्लडेड ये दोनों होते हैं, एविज और मेमेलिया, ये दोनों होते हैं वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड क्या है? जैसे कि ह्यूमन बॉडी, यानी कि जो अपना बॉडी का टेम्परेचर खुद ही मेंटेन करे, डिस्पाइट कि कैसा सराउंडिंग का टेम्परेचर है, उससे अपना बॉडी टेम्परेचर खुद ही मेंटेन करते हैं। जैसे कि इंसान, हमारा ह्यूमन का टेम्परेचर कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर 9/5C, यानी फ़ारेनहाइट में जब कन्वर्ट करते हैं 9/5C प्लस 32 के फॉर्मूला लगाते हैं। जब फॉर्मूला होगा तो आपके पास आ जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एग्जाम में पूछना, आप एग्जाम में पूछे जाते हैं तो उस वाले सब पता होना चाहिए आपको। तो सिर्फ इन वर्टिब्रेट्स के अंदर जो 5 कैटेगरी है, इसमें एविज और मेमेलिया में ही होता है वार्म ब्लडेड। बाकी ये तीनों जो हैं, यानी ये जो तीनों हैं, ये तीनों हैं कोल्ड ब्लडेड। ये तीनों क्या है? कोल्ड ब्लडेड। आप अपना लिखते जाना नोट्स में, ठीक है। या फिर वीडियो पॉज करके आप देख लेना, या दोबारा देख लेना, आपको समझ आ जाएगा सारी चीज़ें। तो अभी तक हम इतना जान ली पीसेस के बारे में। इसके एग्जाम्पल आप देख लो, फिश हो जाएगा। फिश में, अब फिश क्या होता है? फिश को एग्जाम्पल थोड़ी ना है, हमें एग्जाम्पल बताना पड़ेगा। जैसे कि टूना हो गया, रोहू हो गया, इसे बताते ETC कर लो। एम्फीबिया के अंदर आप समझ, जैसे कि नाम से पता चल रहा होगा, एम्फीबियस के यानी एम्फीबिया का मतलब ये है कि जो दोनों पे रहे। कहाँ कहाँ? तो लैंड एंड वाटर पे जो रहे, लैंड एंड वाटर। अब लैंड पे वाटर पे आपने कौन सा जो आसपास देखा होगा? पक्का आपने देखा होगा, ऑब्वियसली फ्रॉग। अब फ्रॉग का एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो है लैंड पे भी रहता है और पानी के अंदर भी रहता है। तो जब पानी के अंदर होता है तो ये गिल से सांस लेता है, और जब ये जमीन पे होता है तो ये सांस लेता है लंग्स से। तो इसके पास दोनों चीज़ होता है। तो ये आप इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखना। इसमें और एग्जाम्पल क्या क्या आएगा? टोड आ जाएगा, सैलामांडर आ जाएगा। तो इसके अंदर जो है, इसमें सिर्फ गिल से ही सांस ले देते हैं।
पीसेज में, जबकि एम्फीबिया में गिल्स से भी लेते हैं, गिल से भी ले सकते हैं, लेकिन लंग से भी लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीजें इसमें है। अब आता है इसके बाद हमारा रिप्टाइल्स। अच्छा, ये भी एग लेइंग है, ये भी आप लिख लेना, पीसेज, एम्फीबिया, रिप्टाइल, ये तीनों एग लेइंग है। एविस भी एग लेइंग है, ठीक है। मेमेलिया ही एक वो है जो कि डायरेक्ट बर्थ देता है, और मिल्क, इसके पास मेमोरी ग्लैंड होते हैं। जब आएंगे तो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। अब रिप्टाइल्स, रिप्टाइल्स के अंदर जो आता है, जाहिर सी बात है कि वो होंगे जिसका ड्राई स्केली स्किन होता है, जैसे कि क्रोकोडाइल, स्नेक, ये सब रेप्टिलिया में आएगा। तो जब एग्जाम में जब पूछे जाते हैं तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, जब पूछेगा कि क्रोकोडाइल किस में रखा जाता है, कौन से कैटेगरी में रखा जाएगा, तो क्रोकोडाइल जो है रिप्टाइल में आएगा, स्नेक रिप्टाइल में आएगा, लिजर्ड रिप्टाइल में आएगा, ठीक है। और इसमें जो है मोस्टली जो है सब एग ही देते हैं, एग ले करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अगला आता है एविस, एविस कैटेगरी। अच्छा, अभी तक आप ये बताओ कि जो हमने पढ़ा है, इसमें जगह नहीं है तो चलो मिटा देता हूँ। आप ये नोट डाउन कर लेना, मैं इसको मिटा दिया, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं एविस के बारे में। ये यहाँ लिख लेता हूँ, एविस। अब एविस में क्या है, एविस के बारे में समझते हैं हम, ठीक है। इनका क्या होगा, इनका एक तो बीक होगा, ठीक है, बीक, चोंच होगा। चोंच होने के बाद और क्या होगा, फेदर्स हो गए, फेदर्स होंगे। एविस, एविस का मतलब क्या है, ये जो भी बर्ड्स होते हैं ना, ये एविस में ही आते हैं। तो आप बोलोगे कि सर ये तो बर्ड है ही नहीं, जो ये है, क्या नाम है, पेंगुइन है। तो पेंगुइन जो है एविस किस कैटेगरी में आएगा फिर, पीसेज में आएगा नहीं, एम्फीबिया में आएगा नहीं। एम्फीबिया में भी आ सकता है, आप ये सोचते होंगे कि पानी में भी रहता है और जमीन पे भी रहता है, तो एम्फीबिया में आएगा, लेकिन एम्फीबिया में नहीं आते हैं ये, इनको, क्योंकि इनके पास बिक है। एम्फीबिया में बिक वाले नहीं आते हैं, ठीक है, तो एम्फीबिया में भी नहीं आएगा। फेदर्स हैं, एम्फीबिया में फेदर्स वाले नहीं है, ठीक है। रिप्टाइल्स हैं क्या, तो ड्राई स्केल स्किन नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब है किस में, तो ये एविज में आते हैं, ये बर्ड्स वाले सेक्शन में आते हैं, ठीक है। तो ये, लेकिन आप तो बोलेंगे सर ये तो उड़ता ही नहीं है। नहीं उड़ता है फिर भी, क्योंकि ये पानी में रहता है, ये पानी में एक्सीलेंट स्विमर होते हैं, तो एक तरीके से पानी में ही उड़ते हैं। अब ऐसा समझो कि पानी में इतने तेज, मतलब काफी तेजी से स्विम भी करते हैं। तो ये फ्लाइटलेस बर्ड आप कह लो, फ्लाइटलेस बर्ड। तो ये जो है अभी काफी हॉट टॉपिक रहा है, तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं इससे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है कि किस कैटेगरी का है। तो ये एविस कैटेगरी में आता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, तो इसका एविज में क्या है, जो एग लेइंग होते हैं सारे। तो जाहिर सी बात है कि जो हमारा ये है पेंगुइन है, ये भी एग ले करता है, ओके, ठीक है। उसके बाद जो हमारा अगला आता है वो है मेमेलिया। मेमेलिया के अंदर वो है जो कि मैंने बताया जैसे कि, हाँ अच्छा, एविस जो है ये भी वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड का मतलब क्या है कि जो इसका मतलब जो पेंगुइन है, ये अगर बाहर भी निकल गया या पानी के अंदर भी है तो अपना टेम्परेचर बॉडी का खुद ही मेंटेन रखता है। मेमेलिया, मेमेलिया के अंदर वो है जो अपना बॉडी का टेम्परेचर जो है वो तो मेंटेन रखते ही, यानी वार्म ब्लडेड तो है ही है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी। अच्छा, अब ये बताओ आप, एक क्वेश्चन ये मैं पूछता हूँ आपसे, मुझे ये बताओ, डॉल्फिन, डॉल्फिन किस में रहेगा, डॉल्फिन जो है पीसेज में रहेगा नहीं, क्योंकि ये डॉल्फिन जो है एग ले नहीं करता है। तो ये जो है ये अपना बर्थ देता है, बच्चे को डायरेक्ट जन्म देता है। तो ये किस में है, मेमेलिया के अंदर आता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, डॉल्फिन हो गया। और इम्पोर्टेंट ये है कि जो जैसे पीसेज में क्या था, पीसेज में गिल्स होते थे, तो डॉल्फिन अगर मेमेलिया में है, मेमेलिया में जो भी है उनके पास लंग्स है, जैसे कि ह्यूमन बॉडी, सब हमेशा याद रखना, मेमेलिया मतलब ह्यूमन बॉडी याद रखोगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। लेकिन इसका मतलब डॉल्फिन के पास गिल्स है, तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछते हैं कि डज डॉल्फिन हैज गिल्स, तो यू हैव टू आंसर दैट नो, रॉन्ग। यानी कि डॉल्फिन के पास क्या होता है, लंग्स होते हैं, लंग होते हैं। तो सर आप पूछेंगे कि सर ये तो पानी में कैसे सांस लेता है, तो आप देखे होंगे पानी में डॉल्फिन जो है पानी से बाहर आता है सांस लेने के लिए। इसी तरह से वेल मछली जो है, वेल का भी सेम ही सिचुएशन है, डॉल्फिन और वेल आप ऐसे याद कर लेना कि जो बड़े बड़े मछली हैं, डॉल्फिन और वेल, ये दोनों जो है पानी के ऊपर आते रहते हैं सांस लेने के लिए, इसीलिए ये दोनों मेमेलिया कैटेगरी के अंदर होते हैं, ठीक है। ऐसे ही एक सील मछली है, सील, सील जो है मछली नहीं है, मतलब ये भी समुद्री एनिमल ही है, तो इसको भी आप याद कर लेना, ठीक है। तो ये तीनों जो है इसी का एग्जाम्पल है, मेमेलिया के अंदर ये तीनों आते हैं। तो हम नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब चलो मैं इसके बाद अगला टॉपिक पे चलता हूँ। अच्छा, थोड़ा सा और मैं पेंगुइन से रिलेट करके आपको और गवर्नमेंट जो आपके जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उसके बारे में बताता हूँ। जो पेंगुइन है ये नेविगेट कैसे करते हैं,
नेविगेट यानी नेविगेट का मतलब एक जगह दूसरी जगह कैसे इनको जाना होता है, कैसे पता होता है कहाँ जाए। तो ये जो है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड से नेविगेट कर लेते हैं। जैसे हमारा कंपास है, कंपास हमारा जो जिधर भी होता है उधर की तरफ मूव करता है, जिधर हमारा अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के ही डायरेक्शन के हिसाब से जो है एक कंपास मूव करता है। तो आप पूछेंगे सर अर्थ मैग्नेटिक फील्ड क्या है, तो चलो अर्थ मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो, ये अगर हमारा अर्थ है, अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल साउथ पोल इधर होता है, ठीक है। लेकिन जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, ये ऐसे है, थोड़ा सा इंक्लाइंड है, ठीक है। ये इंक्लाइंड है, लगभग 11-12 डिग्री इंक्लाइंड है, और ये उल्टा होता है, जैसे कि ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल तो ये है। अब आप सोचेंगे सर ये तो नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो मैं ज्योग्राफिक क्या बोल रहा हूँ। तो वो नॉर्थ पोल साउथ ही, आप साउथ पोल ही मान लो, वो एक ही बात है। ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल और ज्योग्राफिक साउथ पोल, या नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक ही बात है। लेकिन जो मैग्नेटिक है, अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और मैग्नेटिक साउथ पोल, ये इसके उल्टा होता है। जैसे कि इधर अगर नॉर्थ पोल है, तो हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का जो नॉर्थ पोल होगा वो इधर है, और यहाँ पे होगा आपका साउथ पोल, ठीक है। और ये जो अर्थ का मैग्नेटिक लाइन है वो हमेशा नॉर्थ से निकल के साउथ की तरफ जाता है, ऐसे, ठीक है। ये देखो ऐसे, ये ऐसे कुछ डायग्राम इसका बनेगा इस तरह से, ऐसे ऐसे। तो एग्जाम में पूछे जाते हैं कि जो ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल के और अर्थ का जो नॉर्थ पोल है वो अपोजिट होता है, तो बिल्कुल अपोजिट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना है, ये जो ऐसे जाता है। थोड़ा सा और बता देता हूँ मैं, यहाँ पे जो है सबसे स्ट्रॉन्ग, जहाँ पे लाइंस क्लोजली होते हैं वो सबसे स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फोर्स वहीं होता है। तो इसका मतलब पोल्स पे जो है वो मैग्नेटिक फोर्स सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। तो ये होता क्यों, अब जो भी और भी कैंडिडेट थोड़ा सा डीप पढ़ना चाहते हैं मैं उनके बारे में बता दो, होता क्यों है ये। देखो, अर्थ जो है वो 3 भाग में बटा हुआ है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो कोर जो है इनर कोर, कोर का अगर हम बात करें तो अगर ये कोर है, कोर, तो कोर भी 2 भाग में, एक इनर कोर और एक आउटर कोर। इनर कोर तो सॉलिड फॉर्म में है, आउटर कोर जो है वो मोल्टन फॉर्म में है। तो मोल्टन फॉर्म में जो है यहाँ पे 2 मेटल्स पाए जाते हैं, जिसका नाम है NiFe, यानी कि ये N है, ठीक है। अभी मैं अच्छे से लिख नहीं पा रहा हूँ, धीरे धीरे हो जाएगा। ये निकल और फेरस, जो निकल और फेरस है इनके मूवमेंट के कारण, जैसे मोल्टन है, मोल्टन पे जब ये अर्थ क्या होता है स्पीड से घूमते रहता है अपने एक्सिस पे, एक्सिस पे जब घूमता है तो जो नाइफ है यानी निकल और जो फेरस से मेटल है ये घूमते रहते हैं, और ये मोल्टन फॉर्म में होते हैं। तो इसका मतलब आपने ये आप जानते होंगे। अब आप पूछेंगे सर घूमने से क्या हो गया, फिर घूमने से कहाँ से मैग्नेटिक प्रॉपर्टी जनरेट हो जाएगा। तो इसका सबसे आसान तरीका ये है समझने का कि मेटल के पास क्या होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने के कारण जब ये मूव करता है तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करता है, और इलेक्ट्रॉन्स मूव होने के कारण क्या होता है कि हमें हमें पता है कि मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कॉजेज इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है, और जब इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होता है तो आपने वो थंब रूल पढ़ा होगा, जब इलेक्ट्रिक करंट कॉज ये जनरेशन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके कारण जो है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है। बाकी आपको डीप में बताऊंगा जब मैं साइंस की क्लास लूंगा, उसमें काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करूंगा ये सब चीज़ें, फिर आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रह जाएगा, ठीक है। तो अब अगले में चलते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा, अच्छा थोड़ा सा आपके दिमाग में एक और सवाल आ रहा होगा। जब हम मैमलिया पढ़ा रहे तो मैंने बोला था कि जो हमारा बॉडी है यानी ह्यूमन बॉडी है वो अपने हीट को जो है वो मेंटेन करता है। तो ये कैसे, बट आप कहेंगे सर हमें तो फीवर हो जाता है, तो फीवर हो जाता है तो मैं टेम्परेचर तो बॉडी का बढ़ जाता है, फिर आप ये कैसे कह रहे हैं, आप तो गलत बोल रहे हैं कि हम ह्यूमन के बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन रखता है। बट ऐसा नहीं है। ये एक हमारा फोर ब्रेन जो है उसमें एक हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस, वो जो है यही कंट्रोल करता है हमारे बॉडी टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल ये करता है, ठीक है, हाइपोथैलेमस, जो कि फोर ब्रेन के अंदर होता है, ठीक है। तो अब जो हाइपोथैलेमस अगर ये बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल कर रहा है, तो जैसे ही मान लीजिए 37 डिग्री सेल्सियस हमारे बॉडी का टेम्परेचर होना चाहिए, तो इसको जैसे ही कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है तो हमारी बॉडी जो है उसकी टेम्परेचर बढ़ जाता है। ये हमारा जो है जो इम्यून सिस्टम है उसके वो जो है वो स्ट्रॉन्ग, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से जो इन्फेक्शन आया होता है उससे लड़ने की क्षमता हमारे बॉडी की बढ़ जाती है, जिससे जो है पायरोजेंस जनरेट होता है, हमें केमिकल जनरेट होता है, जो कि हाइपोथैलेमस को एक्टिवेट करता है और बोलता है कि बॉडी के टेम्परेचर को बढ़ा दो ताकि हम जल्दी जल्दी इस इन्फेक्शन से लड़ सकें। तो ये 37 से सपोज 38 डिग्री सेल्सियस कर दिया, और ये तब तक रखे रहता है जब तक, तभी हमें जो है फीवर आ जाता है, हमें लगता है कि बॉडी गर्म हो गया और फीवर आ गया, और जैसे ही फिर सही हो जाता है तो फिर ये बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। ये स्वेट ग्लैंड
रिस्पॉन्सिबल होता है बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करने के लिए, स्वेट ग्लैंड। तो ग्लैंड पूछेगा तो ये हो जाएगा स्वेट ग्लैंड। हाइपोथैलेमस इज नॉट अ ग्लैंड, इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी ऑन इन दी फोर ब्रेन। ओके, तो ये आप ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। आज के लिए काफ़ी यही हम सेशन को क्लोज करते हैं। और प्लीज़ सपोर्ट, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसे ही इससे भी अच्छे अच्छे वीडियोस लाएंगे हम। ये मेरा पहला वीडियो था, तो थोड़ा सा सपोर्ट करें। और अभी जो है हम सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ाएंगे धीरे धीरे। अभी मैं टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ और मेरे साथ काफ़ी अच्छा रहेगा। हम तैयारी बहुत अच्छे स्तर पे करेंगे, कोई भी चीज़ रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ समझाते हुए चलेंगे। और ओके, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।